खबर और मनोरंजन का अड्डा मीडिया पार्क 24 घंटे ब्रॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नई टिहरी विधायक जी के आवास पर बैठे हैं। किशोर उपाध्याय जी वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, यहाँ के जनप्रिय नेता हैं। उनसे जानते हैं कि उत्तराखंड का विकास इन 25 सालों में किस तरीके से हुआ। किशोर उपाध्याय जी, आप बताएंगे कि 25 साल का सफ़र हमारे उत्तराखंड प्रदेश का कैसा है? मैं बहुत हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ उन लोगों को जिनकी उत्तराखंड राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। सबसे बड़ी भूमिका तो जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए बलिदान कर दिया, उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। साथ में अगर टिहरी का बेटा हमारे इंद्रमणि बडोनी जी नहीं होते और कल परसों उनका जन्मदिन भी है, और साथ में देखिए कोई इंसिडेंस देखिए कि जिन्होंने इस राज्य को बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनका भी जो है 25 तारीख को जन्मदिन है। तो दोनों महान विभूतियों का देखिए किस तरह से संगम होता है। तो उन दोनों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। और लोग जब कभी इस पर शोध करेंगे तो मैं अगर 2 बार जो तत्कालीन राज्य इंटरनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे राजेश पायलट जी, अगर मैं इंद्रमणि बडोनी जी के डेलीगेशन को नहीं मिला था, मेरे विचार से जो है आंदोलन शुरू नहीं हुआ। राजेश पायलट जी ने कहा कि आप लोग इनसे कुछ आंदोलन शुरू करवाइए और फिर मैं इनको ऑफिशियली जो है वो वार्ता के लिए बुलाऊंगा। और उस समय ये तय हुआ था कि हम जो है दार्जिलिंग जैसी कोई व्यवस्था कर देंगे उसमें। मेरी इच्छा थी कि इंद्रमणि बडोनी जी उसके जो है अध्यक्ष बन जाएं, बल्कि उन्होंने मुझे कहा भी कि भाई जो है ये आप मैं अब जो है वो बुजुर्ग हो रहा हूँ, कभी भी जो है कुछ हो सकता है। तो मेरे जीवन में जो एक शुरू किया था मैं कांग्रेस का बड़ा नेता था। कांग्रेस में होता तो हो सकता है मुख्यमंत्री हो जाता, लेकिन यहाँ की जो हमारी दयानियाँ हैं, बेटी है, बारी है, नौजवान हैं, उनके कठिनाइयों को देख करके मैंने ये अलग राजनीतिक दल बनाया। बल्कि राजेश पायलट जी ने कहा कि भाई ये तो एक राजनीतिक दल है। मैंने कहा भाई राजनीतिक दल है तो देश का है। तो तब जाकर के हमने इन लोगों को वहाँ बिठाया था पौड़ी में। और उसके बाद जो कि हमें सबसे पहले मिलना चाहिए था आरक्षण केंद्र सरकार की सेवाओं में, उस समय उत्तर प्रदेश की सेवाओं में, वो जब आंदोलन शुरू हुआ उसके खिलाफ, तब जाकर के जो है वो एक बड़ा जो है वो सब लोग उसके खिलाफ हो गया। और हमने तो कहा कि भाई हमको ये मांग करनी चाहिए। मैं उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का बडोनी जी के साथ संरक्षक था। उसमें पहली मांग ये थी कि उत्तराखंड के लोगों को, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, और अगर ये जो हमारा ये जो कमीशन बना था आरक्षण के, ओबीसी आरक्षण का, उस समय ठाकुर साहब के नेतृत्व में, अगर वो ये टिहरी ठहरा रहे होते तो मेरी ख्याल से यहाँ टिहरी के और सब लोग जो है केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण की परिधि में आ गए होते। और आप जैसे लोग जो है हो सकता है इस समय IAS होते, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी होते। तो हमारी पहली मांग ये थी कि हमको आरक्षण की परिधि में शामिल किया जाए। राज्य की हमारी बात की मांग थी। तो जब राज्य बन गया, जिन परिस्थितियों में भी बना है, निश्चित रूप से इससे लाभ तो हुआ है। मुझे याद है कि जब हमारा पहला वार्षिक जो योजना थी वो मेरे ख्याल से 5000 करोड़ की थी। आज पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी, उनका हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। अब उसका लाभ कितना ले पा रहे हैं ये एक सोचने का विषय है। तो आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की आपकी विकास की योजनाओं के लिए वो धन की व्यवस्था हो गई है। तो निश्चित रूप से विकास तो हुआ है। आप ये देखिए कि जब राज्य बना, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज THD से हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर के आया मैं, और अब वो IIT का जो है पर्वतीय परिसर बन जाएगा। तो जो बच्चे यहाँ से हमारे कोदा झंगोरा खा करके पढ़ रहे हैं, तब चाहे वो विस्थापित हैं, तब चाहे प्रभावित हैं, तब चाहे THDC के हैं, तो यहीं से IIT के इंजीनियर बन जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उनको निश्चित रूप से जो है वो फायदा होगा। किशोर जी, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के रजत जयंती की। रजत जयंती का सफ़र हमारा आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था, उस सपने का क्या हुआ? क्या वो सपने पूरे हुए? क्या आंदोलनकारियों का सपना था कि हमारे जो पहाड़ के नेता होंगे, अपने हमारे लोग होंगे,
तो हमारे को जो है यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी, क्या उतना हो पाया कि? और मेन चीज़ क्या है कि जो गैरसैंण राजधानी की जो बात थी, वो हर चुनाव के समय जो मुद्दा उछलता है और उसके बाद फिर वो जो है गौण हो जाता है वो मुद्दा। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखो, एक आंदोलनकारी तो आपके सामने ही बैठा है। मेरे विचार से ये जो दूसरे दौर का आंदोलन हुआ, और सबसे पहले तो इनिशिएटिव मैंने लिया था, फिर मैं जेल में रहा भूख हड़ताल की 13 दिन के लिए। इसलिए हम एक वाक्य कहते हैं ना, सपने। तो सपने जो है ना, जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सो करके देखते हैं, सपने देखने जा करके जिससे हकीकत में बदल सकें। अब सोए हुए सपने तो कभी किसी के पूरे नहीं होते ना। हाँ, निश्चित रूप से जो आंदोलनकारियों की ये राज्य जो बना है, ये कोई हमारे लिए नहीं बना है। ये जब मुझे नरसिम्हा राव जी ने डांटा कि भाई आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, आप मेरे ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए, हमारे छोटे राज्यों की जो है वो परिकल्पना ही नहीं है, हमारी नीति नहीं है। मैंने कहा हमको नहीं चाहिए भाई अलग राज्य, इसलिए मैंने कहा एक चीज़ बताइए, हमारा तो पहले जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे वो हमारा उत्तराखंड का बेटा रहा, आज भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बेटा है, तो उन्होंने तो हमें हमेशा सिर माथे पर रखा है। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है और जो आपका कर्तव्य है, मैंने कहा अगर उत्तराखंड सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये 2 देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये दिल्ली सुरक्षित नहीं रह सकती है और विश्व सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा जो योगदान है, जो जीवन के लिए जरूरी है, वो जल है। और हम 80% लगभग जो है इस देश के लोगों को पीने का पानी देते हैं, और उसके साथ में खेती भी बिना जल के नहीं हो सकती। तो जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले ऑक्सीजन ज़रूरी है, फिर जल ज़रूरी है। बिना पानी के आप 3 दिन से ज़्यादा ठीक ढंग से जिंदा नहीं रह सकते हैं, मछली की तरह तड़पोगे। और फिर अगर अन्न न मिले तो आप देख लो, एक दिन हम लोग व्रत करते हैं तो क्या हालत हो जाती है। तो हम इस देश को वो तीनों चीज़ें दे रहे हैं। इसलिए उनसे जब मैंने कहा कि ये उत्तराखंड का जो हमने अभी, मैं कह रहा हूँ कि जो इसका योजनागत जो ढांचा बनना चाहिए, वो तो एक इंच जो है उसके लिए ज़रूरत है। मैं 2 बार यहाँ प्लानिंग कमीशन को लाया था सारे लोगों को, जब मैंने कहा था कि उत्तरकाशी और टिहरी को मिडिल हिमालय के डेवलपमेंट का जो है वो मॉड्यूल बनाया जाए। तो इसलिए जो है मैंने कहा हम चाहते हैं अलग राज्य, उसका नियोजन ठीक हो सके और उसके साथ में जो हमारा मानवता के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति जो कर्तव्य है उसको हम ठीक ढंग से जो है उसको निभा सकें। मैंने कहा जब आप दिल्ली आए थे 71-72 में, तब वही जल आप पीते थे, वही मैं पीता था। उस समय तो नहीं था। मैंने कहा 80 में वही जल हम पीते थे, प्रधानमंत्री भी वही पीते थे, राष्ट्रपति भी वही पीते थे। और आज मैंने कहा आप यमुना के जल को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। और टिहरी का तो बड़ा भारी योगदान है दिल्ली को सुरक्षित रखने में, जीवित रखने में। आदि दिल्ली का पानी ये टिहरी डैम हमारा जो है वो दे रहा है, और बिना जल के तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा योगदान है उसका अभी तक मेरे ख्याल से आकलन जो है न राष्ट्रीय न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाया है। और अगर हम मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारी इकोनॉमी का क्या होगा, मैंने कहा ये बताओ आपकी जो उस समय तो पानी की बोतलें नहीं आई थी, उसमें से जो ये पानी जो हम बोतलों वाला पीते हैं, मैंने कहा आपने जितना चल कर लिया है पूरे देश में गंगा यमुना से, हमारी उत्तराखंड की नदियों से, उसका 5% हमें दे दो। तो मैंने कहा हम आपकी दिल्ली की सरकार को भी चला लेंगे। तो हमको नई तरीके से परिभाषित करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा 73% हमारा जंगल है। अब जंगल अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक पेड़ जो है वो 1 लाख रुपए का योगदान देता है हर साल। तो आपने तो 1 लाख रुपए हमको 10,000 रुपये हर पेड़ का दे दो, तो हमको टीडी में या किसी गाँव में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। विधायक जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। 25 साल 11 से भी अधिक मुख्यमंत्री आप दोनों सरकारों में रहे, आप पूर्व सरकार में भी रहे, वर्तमान सरकार में भी आप जुड़े हुए हैं। तो किस तरीके से देखते हैं कि क्या 11 मुख्यमंत्रियों की आवश्यकता थी और कितना विकास हम कर पाए उसमें? देखिए, आवश्यकता कोई हम लोग नहीं तय करते हैं। राजनीति का अपना अलग व्यवहार होता है। जो राजनीतिक दल है वो इस भावनाओं को देख करके किस व्यक्ति की आवश्यकता कब है उस तरीके से उसका आकलन करके और तब मुख्यमंत्रियों का निर्धारण करते हैं। वैसे तो जो है अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें तो उसमें तो ये है कि भाई जिस व्यक्ति के साथ विधायकों का बहुमत होगा उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं।
और सभी मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया। जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनको लोगों ने बदल दिया। अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री 6 साल पूरे कर लेंगे, पुष्कर सिंह धामी जी, तो इसका मतलब कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, जनता भी स्वीकार कर रही है और पार्टी भी स्वीकार कर रही है, देश भी स्वीकार कर रहा है। विधायक जी, लेकिन लोगों का जो कहना है, हम लोगों के साथ विचार जान रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि इन 25 सालों में अगर विकास हुआ है तो नेताओं का हुआ है, इन 25 सालों में विकास हुआ है तो शराब माफियाओं का हुआ है, इन 25 सालों में विकास हुआ है तो खनन माफियाओं का हुआ है, और जो बाहर से लोग जो आए हैं और हमारे प्रदेश में बस गए हैं तो उन्होंने विकास किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अब मुंडे मुंडे मते नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारत का संविधान है, ये बड़ी बात है कि लोगों को अपनी बात रखने का अवसर देता है। और अगर उनको लगता है कि किस नेता का विकास हुआ जो है सबसे ज़्यादा, या किस शराब माफिया का जो है विकास हुआ है, या जिस खनन माफिया का विकास हुआ है, उसके खिलाफ खड़े होने की शक्ति रखें ना। उनमें ये शक्ति आनी चाहिए। खाली बोलने से, मैं कुछ बोल दूँ, आप ही कुछ बोल दें तो उसका तो कोई प्रभाव नहीं होता। अगर इस तरह की कोई बात है तो आप लोगों को की छवि को खराब करने का काम मत करिए। आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि प्रभु ने आपको वाणी दी है तो उसका जो है सदुपयोग करिए। और अगर आपको ये लगता है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करके उनके खिलाफ जो है वो खड़े होने का काम करिए। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। और आप किसी को अगर इंगित करते हैं, अगर एक उंगली दूसरी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह का विचार जो है वो मैं उसका समर्थन नहीं करता। अभी आपने बहुत शानदार एक टोपी पहनी है, हिमालय गंगा बचाओ। हिमालय गंगा बचाओ के तहत जो अभी चल रहा है हमारे यहाँ, पेड़ों का कटान हो रहा है अनियमित तरीके से, विकास के नाम पर दुनिया भर के पेड़ काटे गए हैं, सड़क चौड़ीकरण के नाम कैसे काटे गए हैं, या कुछ और डेवलपमेंट के नाम पर काटे गए, जो इतने कीमती पेड़ थे। अभी गंगोत्री के आसपास पूरा चल रहा है, 3000 पेड़ काटने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, पेड़ कटने चाहिए इस तरीके से? नहीं, मैं आपको और मीडिया पार्क 24 घंटे में आपको बहुत बधाई देता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा और समीचीन जो है ये प्रश्न किया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देता हूँ। आप ये देखिए ना कि जो जैसे मैंने कहा कि मैंने ये नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे, उनको ये कहा, ये जो हिमालय और गंगा बचाने की जो बात है, बल्कि मैं खुद मीडिया से भी और आप लोगों से जो है ये कहना चाहूँगा कि आप ही देखिए कि राजा भगीरथ जो है ये हमारी माँ है, गंगा माँ, यमुना माँ, ये हमारी बेटी है, उसको लेकर के आए लोगों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। अभी जो रिपोर्ट्स है, मैं कोई आज से नहीं कर रहा हूँ, जब मैं प्रधानमंत्री जी के साथ था तो 87 में हम लोगों ने ये, जब मुझे पूछा गया कि क्या करना चाहिए, हमने कहा गंगा के लिए कुछ करना चाहिए, तो गंगा एक्शन प्लान बना उस समय। अभी जो चिंता का विषय है वो सबके लिए होना चाहिए, हमारे लिए नहीं है उतना चिंता का विषय। अभी हमने 5 कार्यक्रम किए हिमालय और गंगा बचाने के दिल्ली में, उसमें मुरली मनोहर जोशी जी भी थे, करण सिंह जी भी थे। मुरली मनोहर जोशी जी ने टीरी का जो है वो चर्चा कर दी, तो मैंने कहा भाई आप तो उस समय मंत्री थे, आपने क्यों नहीं उसको ठीक किया, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के थे, उस समय उसको ठीक करना चाहिए था। अब उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, हमसे कहीं न कहीं पर त्रुटि रह गई है। अभी जो वैज्ञानिक कह रहे हैं आप उसका वो भी कर लेना, आकलन भी कर लेना। अभी जो स्थिति है 2050 में जो हिमालयी नदियां हैं, जिसमें सिंधु से लेकर के महागंगा से लेकर के ब्रह्मपुत्र अकेला जो है वो पुरुष नदी है, तो उसमें एक बूंद जो है आपको पानी नहीं मिलेगा और ना हिमालय पर एक बूंद बर्फ बचेगी। अभी स्थिति ये है कि जो हिमालय पर जो है बर्फ़ का घनत्व जो है 1/3 कम हो गया। आपका गोमू ग्लेशियर हर साल जो है 70 से 90 मीटर पीछे जा रहा है, 27 किलोमीटर पीछे चला गया है। और जो सबसे ऊंची चोटी है देवात्मा हिमालय की, एवरेस्ट जिसको हम सागरमाथा कहते हैं, उसमें हर साल जो है लगभग 150 मीटर बर्फ़ का घनत्व कम हो रहा है। तो आप ये देखिए कि 2050 में अगर जल ही नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा कैसे रह सकता है। कहते हैं कि आपः ददाति जीवनम, जल ही जीवन देता है, जल से ही जो है वो जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो स्थिति बहुत ही खराब है। आप जो पेड़ों की बात कर रहे हैं, जो अभी मैंने जब ये पंचायतों के चुनाव हो रहे थे तो जो उसमें चुनाव लड़ रहे थे, मैंने कहा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रणाली बनी हुई है कार्बन क्रेडिट की, और हम कार्बन न्यूट्रल जो है वो गाँव हैं, स्टेट हैं, तो हमको पैसा जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इकट्ठा कर रहा है तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है।
तो आपके के गांव को कम से कम जो है वो 10-20 लाख रुपए का हर साल का मिल जाएगा, तो आपको किसी विधायक, किसी सरकार, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन पेड़ों का जो काटने की बात है, जब हम वहाँ पर जो हैबिटेट सेंटर है और उसमें सारे के सारे प्रधानमंत्री से लेकर के और सारे सर्वोच्च जो अधिकारी हैं वो उसके सदस्य हैं, वैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, अब वो कहने लगे कि साहब जो है पेड़ नहीं करने चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करने चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ। हमारे यहाँ से तो आंदोलन ही गौरा देवी जी ने और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको वाला शुरू किया। लेकिन मुझे एक चीज़ का जवाब दे दो तुम, मैं जब 81 में यहाँ आया था तो जहाँ पर ये हैबिटेट सेंटर बना हुआ है, यहाँ अर्जुन के कम से कम 5000 पेड़ रहे होंगे, तुमने ये पेड़ क्यों काट दिए भाई? तुम हमारे यहाँ जो है सड़क नहीं जाए, हमारे यहाँ जो है कुछ न जाए, उसके लिए तो तुम ऐसा करोगे। और आज जो अपने यहाँ जो है सारे पेड़ पाड़ काट करके, आप बताओ ना, दिल्ली जो राजधानी है, जो एक वो होना चाहिए, मानक है कि 33% जो है वो जंगल होना चाहिए। जितने भी राज्य हैं, खाली हम ही हैं, हिमाचल हैं या पर्वतीय राज्य हैं जिनका कि 80%, 70% से ज़्यादा जहाँ जंगल है, तो ये डबल मानक नहीं चल सकते। आपके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप अपने को जिंदा रखना चाहते हो तो हिमालयी लोगों को जिंदा रखो, तब जा कर के उसका जो है कोई लाभ होगा। हमारे लिए कह दो तो पेड़ न काटो और अपने सारे पेड़ काट दो। अब ये हिमालय का जो असर होगा, अभी कुछ लोग आए हुए थे, बड़े आध्यात्मिक जगत के लोग वहाँ से सिंगापुर, आज लोग अमेरिका कम जाना चाहते हैं, सिंगापुर ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा जो रिपोर्ट है वैज्ञानिकों की कि जो है सबसे पहले सिंगापुर डूबेगा। आपका जैसे मुंबई है जिसकी आपकी आर्थिक राजधानी है, 2040 में जो है वो 2/3 जो है पानी के नीचे होगी और उसके बाद डूब ही जाएगी। तो अभी हम लोग पता नहीं क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमने भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखना है। ये जो स्थिति आई ये मानव निर्मित है, अपने आप नहीं हुई है। हम ही लाए ना, गाड़ी भी हम ही लाए, फैक्ट्री भी हम ही लाए, सारी चीज़ें हम ही लाए हैं। तो मेरे विचार से जो मानव है और इसमें प्राणी मात्र की रक्षा का सवाल है। आप ये देखिए कि जो आज गंगा माँ है उसमें ये होता था कि जो उसका जल है वो सालों साल खराब नहीं होता था, सालों साल जो है वो कम नहीं होता था। आज उसमें जो गंगत्व था उसमें 74 जो है वो बैक्टीरिया होते थे, आज वो 4 रह गए। तो कितने दिन ये दुनिया चलेगी, ये सोचने का विषय है। और आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है और हो सकता आप इसको अगर एम्पलीफाई मीडिया कर सके तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी कोई बात नहीं हो। विधायक जी, उत्तराखंड की पहचान जंगल और ज़मीन और पानी, ये जो है तीनों चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। 25 सालों में जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने जंगलों के बीच में रिजॉर्ट बना दिए हैं, जितना खनन बेतरतीब तरीके से हुआ है और लोगों ने नदियों में अतिक्रमण किया जिससे आपदाएं काफ़ी बढ़ी हैं। आपने गत वर्ष में देखा होगा कि किस तरीके से आपदाएं हैं। मैं देहरादून राजधानी की अगर बात करूँ तो 50 सालों में नहीं आई, लेकिन एक बार बाढ़ की स्थिति वहाँ पर नजर आई क्योंकि सब नदी किनारे अतिक्रमण हुआ। तो क्या आप कहते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए? नहीं, सरकार किसकी है, पर हम ही बनाते हैं। नहीं तो उसमें सरकार तो करे जनता क्यों नहीं, उसमें जो है मुझे ये बताइए ना, अगर मान लीजिए कोई चीज़ गलत हो रही है तो आपका ग्राम प्रधान बिना उसकी मर्जी की तो नहीं हो रही होगी, आपका क्षेत्र पंचायत है, आपका जिला पंचायत है, आपका विधायक है, आपका सांसद है, तो क्यों नहीं आप जो है इन विषयों को, और वो लोग क्यों नहीं इन विषयों को उठाने का और उसको सुधारने का काम करते हैं। तो खाली हम सरकार पर ही उसका दोषारोपण नहीं कर सकते, हम खुद उसके लिए भी जिम्मेदार हैं और उस पर मेरे ख्याल से नए तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। पहले होते थे ना, अब चिपको आंदोलन हो, यहाँ टीरी बांध के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिससे कम से कम आजीवन सुरक्षित रहा है। और भी बड़ी जो आंदोलन हुए हैं, बिना जन खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, अपना योगदान देना पड़ेगा प्रत्येक आदमी को। और जिसकी जो जिम्मेदारी है, अगर ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है और अगर वहाँ कहीं रिजॉर्ट बन रहा है और उसी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, अभी लोग आए हुए थे, एक सड़क की बात चल रही थी, तो वो बता रहे थे कि साहब हो सकता है जो है वो ग्राम प्रधान ने NOC दे दी हो, हम हमारे तो संज्ञान में है नहीं, अब वो जो है 2 किलोमीटर सड़क कट गई बिना सरकारी स्वीकृति के। तो ये हम भी तो जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो सर, इसमें मॉनिटरिंग भी एक होती है सरकार की तरफ से कि भाई ग्राम प्रधान ने दिया है, ग्राम प्रधान भी सरकार के अधीन ही है, तो वो मॉनिटरिंग का काम तो उन्हीं का ही है। और दूसरा, जैसे अभी देहरादून की बात करते हैं, खलंगा में हुआ को और पौंदा में ज़मीन पूरा घेर लिया गया,
और जो एग्रीकल्चर ज़मीन थी या एनजीटी के बिना परमिशन के एक ईंट नहीं लग सकती, वहाँ पर जो है प्लॉटिंग हो रही है। और इस मामले को हमने वन मंत्री के सामने भी उठाया था, उस पर जांच वाँच भी बैठी है। धामी जी के पास भी ये मामला पहुंचा था। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या प्रक्रिया सही है इस तरीके से? नहीं, मॉनिटरिंग आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब जैसे मैं इस घर में रह रहा हूँ, आप अपने घर में रह रहे हैं, तो सरकार कर रही है आपके घर की मॉनिटरिंग है, मेरे घर की मॉनिटरिंग हम खुद देख रहे हैं, क्योंकि हमारा सवाल है, जीवन का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है, हम खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं, साथ के साथ में हमारी जनता की भी तो जिम्मेदारी है उसमें जो है सहयोग करने की। अब ग्राम प्रधान, जैसे मैंने पहले भी कहा, तब चाहे खलंगा हो, तब चाहे कहीं भी हो, ठीक है, उस समय लोग जो प्रबुद्ध लोग थे वो इकट्ठे हुए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आंदोलन है उसमें कितनी लोगों की सहभागिता है, आप एक चीज़ बताइए। अगर खलंगा में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, अभी ये गंगोत्री के आसपास जो लोग कर रहे थे, गिने चुने लोग अपना योगदान देते नहीं हैं। हम लोग जो है, जब मैं यहाँ, हमारा यूनिवर्सिटी यहाँ से चली गई, चंबा से गई, 6 महीने चली, और वहाँ मैं धरने पर बैठा, भाई साहब 50 लोग नहीं इकट्ठे हुए। मैं अपने लिए थोड़ी यूनिवर्सिटी बना रहा था, यहाँ के लोगों के लिए बना रहा था। हमने कहा कि यहाँ टिहरी के लोगों को जो है आरक्षण मिलना चाहिए केंद्र सरकार की सेवाओं में। कल ही जो है वो IIT जो मैं बनवा रहा हूँ, जो मैं हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज लाया था, एक आदमी कोई तो कहता, अखबार में छपा होगा, देखा होगा कि साहब ये IIT बनने जा रहा है, यहीं से बच्चे हमारे जो है IITian हो जाएंगे। किसी एक आदमी ने फ़ोन किया कि साहब चलो अच्छा काम है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ तो चीज़ें दूसरी तरह से चलती हैं, आप क्या करोगे उसमें? विधायक जी, आपका टिहरी के आंदोलन से बहुत बड़ा नाता रहा है। अब टिहरी में जो पर्यटन के विकास की हम बात करते हैं, कोटी कॉलोनी में अभी पर्यटन का काफ़ी अच्छा क्षेत्र डेवलप हो रहा है, लोग आने लगे हैं, बाहर से पहचान बनने लगी है हमारे प्रदेश में। लेकिन उसका फ़ायदा बोराड़ी और जो नई टिहरी के लोग, जैसे पुराना विस्थापित लोग यहाँ पर काफ़ी हैं, तो उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके से। दूसरा, होटलियर्स हैं यहाँ पर जो हैं, वो यहाँ पर जो वहाँ पर लोग आते हैं, तो कुछ ऐसा साधन बने कि वो यहाँ पर आ सके, या रोपवे बन जाए, या कोई ऐसी साधन हो यहाँ पर कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और पलायन रुक सके कम से कम। क्योंकि पलायन जो है, वैसे तो कहते हैं कि यहाँ के नेताओं ने ही पलायन किया है, और रिवर्स पलायन की भी बात होती रही है, बीच बीच में होती रही है। जब नेता ही यहाँ से पलायन करते हैं तो बाकी तो अपने आप ही वहाँ पर पहुँचने लगे हैं। तो अधिकांश मंत्री, अधिकांश विधायक, अधिकांश नेताओं का आवास निवास स्थान देहरादून के अंदर बन गया है, तो पहाड़ खाली हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए इस पर? नहीं, मैं किसी को का दोषारोपण भी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ आपको कि मेरे ख्याल से जब से संवैधानिक विधानसभाओं की व्यवस्था हुई होगी, मैं पूरी जनता का जो है वो बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने तीसरी बार मुझे यहाँ से आशीर्वाद दिया। तब से लेकर के अब तक मैं अकेला विधायक हूँ जिसने सरकार से ये कहा, विधानसभा से ये कहा कि भाई मुझे यहाँ देहरादून में आवास नहीं चाहिए, मुझे तब चाहे आप 2 कमरे दीजिए, लेकिन नहीं यहाँ टिहरी में कहीं दीजिए, चंबा में दे दो, नई टिहरी में दे दो, चाकनीदार में दे दो, कहीं भी दे दो। और मैं सरकार का आभारी भी हूँ, बल्कि वो उस हिसाब से जो एक गरिमा जो जनप्रतिनिधियों की होती है, भले वो आवास उन्होंने नहीं दिया, वो अलग बात है, लेकिन मैं तो जब देहरादून में कोई यहाँ के क्षेत्र का या प्रदेश का कोई काम ना हो, या दिल्ली में अगर कोई काम है, क्योंकि काम तो ये नहीं होंगे ना कि हम गाँव में घूमें, हम सुलकड़ा में जाऊँ, हम जो पंचोला में जाऊँ, हम जो है नामकरण में जाएं, हम जो है उसमें सारा समय तो उसमें अधिकतर हमारा लग जाता है, उसमें जाना भी चाहिए। लेकिन जो काम होते हैं वो या तो देहरादून से होते हैं या फिर जो है दिल्ली से होते हैं। तो मैंने तो अपना आवास जो है वो यहीं लिया है, आपके समझ। ये मुद्दा विधानसभा सत्र में भी उठा था। हाँ, तो मैं जो है मैं आभारी हूँ, अवसर दिया टिहरी की जनता ने, इसलिए मैं ये कर पाया। जहाँ तक टिहरी का सवाल तो उसमें जो है ना, मेरा बहुत विनम्र निवेदन है, जो हमारा जो टिहरी राज्य या टिहरी रियासत की, मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। उस समय जब ये विलय हुआ, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रह सकते, हमारी अपनी व्यवस्था रही, तब चाहे वो राजा की व्यवस्था रही हो, जैसी भी रही होगी, लेकिन अपनी व्यवस्था थी नहीं, और हमसे संपन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता है। किसी दूसरे पूरे विश्व में गंगा यमुना कहीं और नहीं है, यही है ना। और गंगा जो है, जो हम सनातन में विश्वास रखते हैं, ये सोचते हैं कि जब मेरे प्राण जाएं, जब मुझे जला दिया जाए, तो एक मुट्ठी राख अगर गंगा जी में चली जाएगी तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। तो हमारा बड़ा भारी गौरव है, दूसरी कोई ऐसी धरती नहीं है जहाँ इस तरह क्या स्थिति हो। जैसे धरती ने भगवान राम को जो है तारने का काम किया,
और गंगा माँ को जन्म देने का काम किया, हम उस गौरव को नहीं समझते हैं। सबसे पहली बात ये है, जो टिहरी के साथ उस समय समझौते हुए थे उनको लागू करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो ये इतना बड़ा टिहरी बांध बना और ये आज पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर और पश्चिमी बंगाल तक और दिल्ली को सब कुछ देने का काम कर रहा है, हमने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जहाँ तक टिहरी बांध से जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, हम तो जब राज्य नहीं बना था उससे पहले भी उसके लिए लड़ रहे थे। एक बार तो हमने विक्रम टावर में THDC का ऑफिस शुरू हुआ था और उसका CMD जरा कुछ बोलने लग गया, तो मैंने कुछ समय खासपट्टी वालों में थोड़ा सा रहता है ना खाम का गुस्सा गासा, तो मैंने कहा नीचे देख लिया 5वीं मंजिल पर है, उठा करके मैंने कहा खिड़की से बाहर फेंक देंगे, आपको तब पता चलेगा जो है। तो जो लाभ टिहरी को टिहरी बांध से होना चाहिए था, बल्कि परेशानियां ज़्यादा बढ़ी हैं हमारी। और मैंने जब मंत्री बना तो कोई महापंचायतें करता है क्या कोई? ये जो आपका THDC का जो हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली जा रहा था, उसको उस समय मैं यहाँ लेकर के आया ना, जो है ऋषिकेश में, मैं तो यहाँ लाना चाह रहा था, बागेश्वर में यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ नहीं ला पाए। आज उसका देश को लाभ तो हो रहा है। तो हमको यहाँ टिहरी के विकास के लिए, और मैं आभारी हूँ पुष्कर सिंह धामी जी का कि उन्होंने कभी टिहरी का अगर कोई सरोकार रहा हो तो उसके लिए कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। आज आपके अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे कॉलोनी में, आपके अभी पैराग्लाइडिंग वाले आ रखे थे लोग, बल्कि उसका लाभ तो हो रहा है। लेकिन जो नई टिहरी को अब उस समय लोगों ने जिस तरह से बसाया, मेरे विचार से भागलपुरम के चारों तरफ बसाते तो उसकी एक अलग उधर भी होता, प्रतापनगर की तरफ भी, चाकनीधार की तरफ पे, तो उस समय हम लोगों ने सोचा नहीं है। अब अभी हमने यहाँ पर जो एक तो रोपवे का जो वो दे ही रखा है, दूसरा मैं मेरे ख्याल से यहाँ हमारे खेल मंत्री आ रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है यहाँ स्टेडियम होना चाहिए। और उसके साथ साथ में हम अभी 4 दिन का जो है फरवरी में ये टिहरी को समर्पित एक यहाँ पर वो करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। उसमें खाली ये नहीं नाच गाना हो, उसमें यहाँ के पर्यावरण पर, यहाँ के पर्यटन पर, यहाँ की बाकी चीज़ों पर भी एक विमर्श हो। तो वो 4 दिन का हम यहाँ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और आगे इसको कैसे जो है यहाँ के लोगों को यहीं पर, अब जैसे IIT हो गया, जैसे मैं मेडिकल कॉलेज और उसका जो है अस्पताल 400 बेड का यहाँ लाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से टिहरी के लोगों को जो है फ़ायदा होगा। अगर मैं यहाँ पर उस समय ये हम PG कॉलेज नहीं लाते तो मेरे ख्याल से स्थिति दूसरी होती। कम से कम बच्चे अब कितना पढ़ रहे हैं ये तो भगवान जाने। तो कोशिश करेंगे कि ये टिहरी जो है जैसे इसका गौरव है उस हिसाब से इसको हम स्थापित हर क्षेत्र में कर सकें। इसमें और लोगों की भी भूमिका होनी चाहिए। और जो हमारे विधायक हैं, ये तो शहर है ना, यहाँ का मुख्यालय, जैसे हमारे सांसद हैं, 2 सांसद हैं, 3 सांसद जो हैं हमारे राज्यसभा में हैं, तो वो सब लोग मिलकर के अगर सहयोग करेंगे तो मेरे ख्याल से टिहरी सबसे विश्व का अच्छा, सुंदर और संपन्न जो है स्थान बन सकता है। पुष्कर सिंह धामी जी ने एक घोषणा की थी कि डैम के चारों तरफ इको टूरिज्म विलेज बनाया जाएगा और यहाँ के लोगों को उसमें रोजगार दिया जाएगा। उस पर कितना मतलब कार्रवाई हो पाई अब तक? जो इस घोषणा को मेरे ख्याल में 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। नहीं, आप देख रहे होंगे यही नई टिहरी में हमने जो सुमन जी के नाम पर जो पार्क है, जो हमारे शहीद आंदोलनकारी हैं उनके लिए, दूसरा भी बस अड्डे का जो है सौंदर्यकरण हो रहा है। ये अभी आपको ये जानकारी होगी, जो यहाँ पर हमारा नर्सिंग कॉलेज है उसको हमने PG बना किया है। उसी तरह से लगभग 1200 करोड़ की एक योजना जो है वो अभी जल्दी जो है शुरू हो जाएगी, जिसमें रिंग रोड है, बस अड्डे का जो है उसका सौंदर्यकरण किया जा रहा है। यहाँ जो टिहरी जो मार्केट है उसका भी हम सौंदर्यकरण करने जा रहे हैं कि जिससे लोगों का यहाँ रुझान बढ़े। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा टिहरी जिला है या उत्तराखंड है, इसमें जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं वो संभावनाएं हैं शिक्षा की। अभी हमारी कोशिश ये है, जो मैंने अभी गवर्नर साहब से बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे कहा भी कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की है कि जो AI इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे कि ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है, तो हम टिहरी बांध के चारों तरफ जो है उनको स्थापित करने का, जब हमारी ये रिंग रोड वगैरह बन जाएगी, जिससे यहाँ के बच्चों का भविष्य बन सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और प्रधानमंत्री जी के समक्ष ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे विचार से जल्दी उस पर जो है वो निर्णय हो जाना चाहिए। हम
टिहरी डैम की बात करते हैं, जल की बात कर रहे हैं। टिहरी डैम का जो लाभ है उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिल पाया है। ऊर्जा प्रदेश होने का तमगा हमारे पास ज़रूर है, लेकिन ऊर्जा की जिस तरीके से रेट बढ़े हैं और लोगों को इसका जो है फ़ायदे के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर कि ऊर्जा का फ़ायदा होना चाहिए, बिजली के बिलों में कटौती? ये जो है, जो पुराने जो हमारे साथी हैं, जो उस समय महापंचायतों में जिनका योगदान रहा 2002 के बाद जो है, उसमें ये सबसे पहला हमारी मांग है। और उसके बाद भी जब सरकारों से बातचीत हुई कि जो हमारा रॉयल्टी का है 25%, वो यहाँ कम से कम जो है टिहरी और जो उत्तरकाशी का जो ये प्रभावित क्षेत्र है उस पर खर्च होना चाहिए। मैंने अपनी सरकार, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब भी ये बात की थी, आज भी ये बात कर रहा हूँ। और मैंने अभी कुछ दिन पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी बात की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है, आदित्यनाथ जी से। और क्योंकि उसमें कुछ विषय ऐसे आ गए कि अभी संभवतः मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बल्कि मैं तो निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी हमारे विस्थापित हैं, प्रभावित हैं, विस्थापितों से ज़्यादा समस्या प्रभावितों की है। और उसमें जो हम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे उस समय, अभी भी हाई कोर्ट में वो केस लंबित है। लोग अगर उसमें थोड़ा सा रुचि लेंगे तो न्यायालय से भी बहुत से उसकी समाधान हो सकता है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए अपनी सरकार के खिलाफ, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक जिला जो न्यायाधीश होता है उस स्तर के न्यायाधीश को यहाँ बिठाया और उसको कहा कि हर हफ्ते हमें मॉनिटरिंग करके जो है ये बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। हमारे लोगों ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अब हर जगह खाली किशोर उपाध्याय और 10-5 हम लोग थोड़ी जा सकते हैं। हम लोग उसमें जो है ना रुचि भी नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी समस्या की। जब मेरे पास लोग आए, मैंने कहा यार तुम ऐसा करो, तुम्हारे गाँव की समस्या है, आप ऐसा करो ना, एक दिन जो है हमारे सब सच्चा जिससे देवता भी आ जाते हैं, ढोल दमाऊ लेकर के जाओ ना कि जैसा आप यहाँ क्यों बैठे, मेरे गाँव में आओ, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मॉनिटरिंग के लिए, और उसको देख करके और तब जो है यहाँ बैठने का काम थोड़ी है कि आपको गाड़ी मिल गई, आपको 4 लोग काम करने वाले मिल गए। तो हम लोगों को भी तो उसमें योगदान देना चाहिए, खाली विधायक ही थोड़ी कर सकता है। जी, अब हमारा जो अंतिम प्रश्न है कि ये चुनावी वर्ष की ओर हम अग्रसर 2026 में संभवतः अंतिम तक चुनाव की घोषणा हो सकती है और जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुँच रही है। तो क्या लोगों का रुझान किस तरीके से लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि सरकार के कामकाज का इसमें कोई फर्क पड़ेगा? मुझे ये लगता है कि अभी जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 17 के चुनाव में संभवतः 57 सीटें जीती थी। मुझे ये लगता है कि ये जो जब भी चुनाव होगा, क्योंकि वैसे तो फरवरी में चुनाव होना है, मार्च तक हमारे विधानसभा का कार्यकाल है, मुझे ये लगता है कि उससे ज़्यादा हम 10-5 सीटें और जीतेंगे। और मुझे तो लगता है कि जो विपक्षी हैं वो दहाई तक भी पहुंच पाएँ तो बड़ी बात होगी। उनका जिस तरह का रवैया है, ऐसा मैंने किसी राजनीतिक दल को मैं देख रहा हूँ 71 के चुनाव से देख रहा हूँ, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष कहीं पर भी जो है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो है वो कहीं ठहर पाएगा। विधायक जी, आप ही की बात से एक बात ध्यान आई कि हरक सिंह रावत जी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं सरकार पर और कई सारे मंत्रियों पर, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि कुछ होने वाला है उससे? तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर लोग ढंग से आकलन करें तो तब चाहे 2000 की बात हो, 2000 में अगर मैं अपनी भूमिका नहीं निभाता तो 2002 और 2007 वाली सरकार भी नहीं बनती। और 2007 और 12 वाली सरकार जो है उसमें संघर्ष तो मैंने और आरक्षण भी किया, मेरा तो सामान ही खरीद दिया था सरकार ने। लेकिन मैं उनको ये, वो मेरे छोटे भाई हैं और मैं अकेला था जब वो नेता विपक्ष बने थे। और यहाँ तो पता है आपको, मैंने पहली बार ढोल को जो है वो राजनीति उसमें जोड़ने का काम किया, ढोलनाथ जो यहाँ किया, और हज़ारों ढोल वहाँ देहरादून में और उसके बाद दिल्ली में जो है ढोलनाथ किया था। किसी पर दोषारोपण करना सबसे आसान काम है। मैंने पहले काम की, हम एक उंगली दूसरी की तरफ उठाएंगे तो 4 हमारी तरफ होंगी। तो अगर उनमें इतने मंच हैं, हमारे जनता सबसे बड़ा मंच है,
न्यायालय उससे बड़ा मंच है, फिर जो है पुलिस सबसे बड़ा मंच है, सीबीआई और बड़ा मंच है, और जो है जैसे पुष्कर सिंह धामी जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 0 टॉलरेंस जो है भ्रष्टाचार पर रख रहे हैं, रखेंगे। उन्होंने उस पर काम भी किया है। तो अगर आपको किसी तरह की आपके जो हैं वहाँ कांग्रेस के इतने विधायक हैं, क्यों नहीं वो विधानसभा में इस बात को उठाते हैं? क्यों नहीं वो जो है हरक सिंह जी किसी न्यायालय में जाते हैं? क्यों नहीं वो उनके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं? खाली लोगों को जो है मुँह का क्या है, जो मर्जी वो बोल, और उसके बाद जो है मुँह का तो कुछ नहीं बिगड़ता। अगर लाठी लूटी पड़ती है तो सिर पर पड़ती है, चप्पल पर पड़ती है तो गालों पर पड़ती है। तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, मेरे छोटे भाई हैं हरक सिंह जी, हमने साथ में काम किया है, मैं उनसे ये अपेक्षा रखूँगा कि जो उचित मंच है वहाँ पर जो है इस बात को उठाएं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। कहा ना आपने कि भाई नकल में जो है CBI इंक्वायरी करवाइए, तो मुख्यमंत्री जी खुद गए वहाँ जो है धरने पर बैठे हुए थे, और CBI इंक्वायरी की जो है वो क्या कहते हैं वो घोषणा ही नहीं की, बल्कि CBI इंक्वायरी हो रही है। तो इसलिए वो मेरी सलाह आप उन तक जरूर पहुँचा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भ्रष्टाचार की आपने बात की, तो भ्रष्टाचार के लिए यहाँ के कई नेताओं ने कहा कि प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का आलम है वो टॉप में है बिल्कुल। ऊर्जा प्रदेश के बाद हम जो है भ्रष्टाचार प्रदेश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। गणेश गोदियाल जी जो विपक्ष में आपके जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी इस बात को आरोप लगाया है कि यहाँ का भ्रष्टाचार चरम पर है। दूसरा जो है केदारनाथ मंदिर से जो सोना चोरी होने की, इसको उन्होंने प्रमुखता से उजागर किया है। तो क्या लगता है आपको कि कितना सत्यता है इसमें? देखिए, मैं कोई अगर कुछ कह रहा है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सलाह और ये निवेदन उन तक भी आप पहुँचा दें कि अगर कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है तो आप सबूतों के साथ सक्षम, अब वो तो सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं, अपने कामों के लिए भी मिलते रहते हैं। सार्वजनिक जीवन में अगर लोग हैं तो मिलना भी चाहिए, क्योंकि खाली किसी पार्टी का थोड़ी ये प्रदेश और देश है। लेकिन अगर आपके पास हैं सबूत हैं तो सबूतों के साथ आइए, और उसमें जो सक्षम जो मंच हैं उसमें उस चीज़ को ले जाने का काम करिए। मुझे ये लगता है कि जो भी आपने जितनी बातें कही हैं वो एक राजनीतिक लाभ के लिए लोग बातें उठाने का काम कर रहे हैं, और उसके पीछे कोई उनके पास जो है ठोस जानकारी भी नहीं है, ठोस तथ्य भी नहीं है। तथ्यों के साथ आएंगे तो मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, हम राज्यपाल जी के पास जाएंगे। और राज्यपाल जी तो हमारे जो है सेना के उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है इस देश की रक्षा में। तो मेरे ख्याल से खाली राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का दोषारोपण कोई अच्छी बात नहीं है। पुनः मैं उनको सलाह देता हूँ कि उचित मंच पर इस बात को उठाइए, और कहीं कुछ गलत होगी तो कानून के अनुसार उसको सजा मिलेगी। हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं आगामी चुनाव के लिए। 2026-2027 में फिर चुनाव होने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे संघर्षशील नेता यहाँ पर एक बार पुनः आएँ और यहाँ की जनता को लाभ मिले। तो अभी आपने देखा इसमें किशोर उपाध्याय जी ने चारों तरफ हर दिशा में बात की कि किस तरीके से क्षेत्र का विकास होना चाहिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के बात की, सरकार के मुद्दे को लेकर के बात की, और अपनी सारी जानकारी हमारी जनता के समक्ष रखा। धन्यवाद।